टिप्स फॉर प्रेजेंटेशन। बहुत सारी टिप्स मैं देने वाली हूँ और हर अलग अलग टॉपिक पे और अलग अलग तरीके से मैं टिप्स दूंगी इसमें। सो सबसे पहला है क्रिएट इजी फॉलोअप स्ट्रक्चर। एक फॉलोअप स्ट्रक्चर बनाओ कि किस चीज़ पे प्रेजेंटेशन बनाना है, क्योंकि मैंने अभी तुमको टॉपिक दे दिया तो तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन बनाना ईजी हो जाएगा। पर अगर मैं तुमको रैंडमली कहती कि कोई प्रेजेंटेशन बना के मुझे दिखाना, तो हर इंसान अपने अपने तरीके से इनपुट देता है उसमें, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स डाउन टू व्हाट यू से, ब्रेक इट डाउन टू सिंपल 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस में अपना प्रेजेंटेशन जो है वो डिवाइडेड रहता है। सबसे पहला है हमारा कंपेलिंग इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, आप क्या कहना चाह रहे हो अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है ऑफर अ बॉडी ऑफ एविडेंस। आपने क्या करा है, अपनी जो भी बात कही है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा कि आदिल एक बहुत ही शानदार बच्चा है जिसको कम से कम 10 लाख के पैकेज पे बिठाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब मुझसे प्रूफ मांगा जाएगा कि भाई मैडम आपने ऐसा क्यों कहा है कि आदिल को हम 10 लाख पे बिठाएं, ठीक है। सो आई विल हैव टू गिव प्रूफ कि आदिल हैज बीन गुड एट एक्टिंग, आदिल हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आदिल कैन राइट आंसर्स एक्सेप्शनल देन दी अदर्स, बाकियों से और बेहतर आंसर्स लिख के लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ देना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है सम ऑल ऑफ दिस विद द टेक अवे। मैं ये सारी बातें टेक अवे के साथ लेकर जाऊंगी, तो मैं आदिल की तारीफ के आखिरी में क्या कहूंगी कि भाई आदिल एक बहुत अच्छे बच्चे हैं जो मुझे लगता है 10 लाख के पैकेज में बैठने चाहिए, क्योंकि आदिल का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और उसी के साथ साथ जो इनका आंसरिंग का तरीका है वो बहुत अच्छा है, ठीक। आदिल ये है, शेख साहब ये है। सो उसके बाद हो जाता है नंबर ऑफ स्लाइड्स। कितनी स्लाइड होनी चाहिए मिनिमम और कितना आपको बोलना है, कितना आपको उस स्लाइड में लिखना है। सबसे पहले नॉट मोर देन 10 स्लाइड्स। 10 स्लाइड से ज़्यादा की स्लाइड कभी मत बनाना, ठीक है। सो हु वांट्स टू सिट थ्रू पेजेस एंड रीड योर स्लाइड्स। कोई भी इंसान है जो इतनी कथा नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है ना। सो आपको क्या करना है कि आपको 10 स्लाइड में अपनी पूरी बात कहनी है और कॉन्सेप्ट मैपिंग के थ्रू बात कहनी है। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट जाता है लिमिट द अमाउंट ऑफ कॉपी टू ईच स्लाइड। जितना भी आप कॉपी पेस्ट करो उसको कम से कम करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा भर भर के लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना लिखा हुआ कोई भी नहीं पढ़ रहा और किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं। जो चीज़ें प्रेजेंटेशन में आपका 70% वो होता है जो आप बोलते हो, 20% वो होता है जो आप यहाँ पे जो आपके पिक्चर्स लगे हुए और 10% वो है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो सीक्वेंस कैसा है इसका। सो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि आप किस तरीके से बोलते हो। उसके बाद आपको फोकस करना है कि आपने क्या पिक्चर्स लगाए हुए हैं। उसके बाद आपको फोकस करना है कि आप क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जाता है लेस इज रियली द मोर। यहाँ पर एक कोट जाता है इसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कि लेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। जितना कम लिखोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। So too much of text for the audience will be reading, they will be just reading on the screen and the emotional impact of the message will be lost. अगर तुम ये पूरा सिर्फ तुमको मैं रीड करने को दे दूं तो अभी जितने बच्चे उबासी ले रहे हैं इससे 4 गुना ज़्यादा बच्चे उबासी लेना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे अभी सो रहे हैं वो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है मेरी क्लास में सोने लगेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है, ये होता है कॉन्सेप्ट मैप। ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट मैप को। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैप क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट समझाता है आपको। जैसे अपन ने बचपन में लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई पढ़ी थी, ठीक है, वाटर साइकिल पढ़ी थी अपन ने, तो अपन ने उसको याद कैसे करा था, एक डायग्राम के थ्रू याद करा था कि पहले वेपराइजेशन हो रहा है, फिर वो बादलों में जा रहा है, फिर जब वो बादलों में जा रहा है तो फिर वो धीरे धीरे करके पूरे बादलों में इकट्ठा हो रहा है, फिर वो बारिश के मौसम में जो है वो पानी की तरह इतना जोर जोर से गिर रहा है लोगों के ऊपर। उसके बाद फिर ये वापस प्रोसेस जो है ये फिर से शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है धीरे धीरे करके शुरू होती है। पहले विंटर्स आती है तो इतना इवेपोरेशन नहीं होता, पर जैसे ही गर्मी आ जाती है तो इवेपोरेशन बहुत होने लगता है। अब बादल जो है वो फटने की कगार पे आ जाते हैं। इसीलिए ही कॉन्सेप्ट ऐसा बनाया गया है कि पहले सारी वर्षा हो गई, उसके बाद आ गई सर्दी, उसके बाद आ गई गर्मी। जहाँ गर्मी के टाइम पे वाटर, आपका जो वाटर साइकिल होता है वो पीक पे चला जाता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है आपके कॉन्सेप्ट मैपिंग का भी, कि आपको कॉन्सेप्ट मैप से ऐसे ऐसे करके समझाना है। ये अगर सारी बात मैं लिखने लगूंगी तो तुम ऑब्वियसली बोर हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि डायग्राम के थ्रू अपनी बात को समझाना है। जैसे फॉर एग्जांपल कल के प्रेजेंटेशन में आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, आपने अपना पहला पेज लिखा कि मेरा नाम ये है और आज मैं इन सब बारे में बात करने वाला हूँ। तो आपने कॉन्सेप्ट मैप बनाया कि आज मैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँगा, अपनी वीकनेस के बारे में बात करूँगा, मैं इस बारे में बात करूँगा कि क्या मैं स्ट्रेस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, इसको एग्जाम्पल के साथ स्टेट करूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरा ग्रेटेस्ट फियर क्या है, या मेरा जो भी मैंने जैसे आपको क्वेश्चन दी उस हिसाब से आपने कॉन्सेप्ट बनाया कि ये सब जानकारी मेरे बारे में,
ठीक है, आपने जैसे कॉन्सेप्ट मैप बनाया तो एक सामने वाले को एक विजन मिल जाएगा कि ये आदमी आज क्या क्या बातें करने वाला है। क्लियर। उसके बाद जाएगा डिटेल्स एंड फॉर्मेट। इसका डिटेल और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले बी सैवी विद द डिजाइंस। जितना जैसे आप मेरी बाकी ये वाली प्रेजेंटेशंस तो काफ़ी पुरानी बनी हुई हैं, पर जो मेरी अभी जो आपने लेटेस्ट प्रेजेंटेशंस देखी होंगी उसमें आपको समझ में आया होगा कि आई मेक श्योर कि आई पुट कलर्स इन द प्रेजेंटेशन, आई मेक श्योर दैट द प्रेजेंटेशन इज़ वेरी सैवी, थोड़ी सी बेहतरीन सी हो। तो मैं ह्यूमर अपनी प्रेजेंटेशन में नहीं ऐड करती हूँ, पर मैं बोलने में ज़रूर इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा बहुत ह्यूमर ऐड करूँ। सो बी सैवी विद द डिटेल्स। ब्राइट कलर्स कैन बी टू डार्जलिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नियॉन कतई नियॉन कलर्स ले आओ जो मैंने जैसे ही स्क्रीन पे देखा तो मैं ऐसी हो गई बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस तरीके का कोई कलर नहीं यूज करना। कोशिश करो कि अगर फॉर्मल दे रहे हो तो सिंपल फॉन्ट्स हो और सिंपल कलर कोड हो, ठीक है। अगर तुमको लगता है कि ब्लू के साथ येलो का मिक्सचर बहुत अच्छा जाता है तो ब्लू और येलो के कॉम्बिनेशन में जाओ, अपना आंसर व्हाइट की कॉम्बिनेशन में लो, ठीक है। सो ये बहुत एक ईजी तरीका हो जाएगा कि हेडिंग पढ़ने में भी सामने वाले को पता चल जाएगा कि येलो में हेडिंग है, बाकी सारी नीचे जो लिखा हुआ है वो व्हाइट में, तो ये बहुत आसान हो जाता है समझने के लिए। उसके बाद हो जाता है you can vary emphasis with your words later but you have to keep the screen uniform। अब आप यहाँ पे जितना भी फॉन्ट देखोगे ये सब यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है, इसमें कोई फॉन्ट ऐसा नहीं कि कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई कर्सिव में है कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। सो ये एक तरीका है कि पूरे फॉन्ट जो है वो एक जैसे होने चाहिए। आधा तुमने कर्सिव में लिखा हुआ है, आधा तुमने रेड में लिखा है, आधा तुमने पिंक में लिखा है, तुम लड़की जैसे काम मत करो, ठीक है ना। कि यहाँ रेड लगा लिया, यहाँ पिंक लगा लिया और यहाँ येलो लगा लिया, ये सब नहीं करना है अपन को, ठीक है। कार्टून देखा कभी तुमने जोकर देखा, सो ये मेक श्योर कि वो इतना डैजलिंग दिखे कि यहाँ पे रेड हो यहाँ पिंक हो यहाँ, तो अपन को जोकर नहीं बनना है ना। सो मेक श्योर कि आपका चेहरा आपकी स्क्रीन थोड़ी सी अलाइन दिखे हमेशा, ठीक है ना। जब आपके दाढ़ी के बाल ऐसे 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 करके बढ़ने लगेंगे साईं बाबा की तरह, तो घर वाले भी कहेंगे बेटा जाओ ना हमसे पैसे ले लो ना, हम ही काट देंगे किसी तरीके से, ठीक है। सो आपसे जैसे आपका चेहरे की उम्मीद करी जाती है वैसे एक प्रेजेंटेशन की उम्मीद करी जाती है, ठीक है। सो उसके बाद है फॉर्मेट फॉर परफेक्शन। आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो फॉर्मेटिंग है वो थोड़ी सी नीट एंड क्लीन हो, पढ़ने में आसान हो। मैंने इसमें अब मैं चाहती तो इसमें जो लास्ट वाला मैंने लिखा है फॉर्मेट ऑफ परफेक्शन, इसमें मैं 5-6 सेंटेंसेस और ऐड कर सकती हूँ, पर मुझे पता है कि इतनी बात से सामने वाले को समझ में आ जाएगा, बाकी चीज़ें मैं बोल के बता दूँगी, ठीक है।